नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को डाले जाएंगे वोट। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के इटावा और धौरहरा में सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, शाही परिवार का वारिस ही पीएम या सीएम बनेगा। इस चाय वाले ने तोड़ दी है कुप्रथा। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर भी इंडी गठबंधन पर किया करारा प्रहार। कुछ देर में करेंगे अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन। लोकसभा चुनाव के लिए बाकी बचे 4 चरणों के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। आंध्र प्रदेश के धरवावरम में और तेलंगाना के आदिलाबाद और निजामाबाद में अमित शाह ने की चुनावी रैलियां। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तेलंगाना, नगर कुरून और आदिलाबाद में की जनसभाएं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर घिरी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कई सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार को बताया निंदनीय। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। राधिका खेड़ा ने छोड़ी कांग्रेस, बोली मेरे अयोध्या जाने का हो रहा था विरोध। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह समेत कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। और आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। इस साल 22 जनवरी के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। इससे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने वाले हैं। भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि पथ से रामपथ पर लता मंगेशकर चौक तक रोड शो भी करेंगे। उनके स्वागत के लिए अयोध्या के लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए मोदी जी को। मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने आज तो बहुत अच्छा काम किया। भाजपा सरकार आएगी तो जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है खूब तरक्की होगी, खूब विकास होगा। पहले भी हमारा अयोध्या देखा था आपने, आज भी हमारी अयोध्या देख रहे हैं। मोदी जी ने पूरा भारत बदल दिया है। मोदी जी के यहाँ अयोध्या बन गया है और अब की बार 400 पार मोदी सरकार। कहीं भी आप बाई एयर जा सकते हैं। आप इतनी अच्छी कनेक्टिविटी अयोध्या की हो गई है कि आप बाई रोड जाना चाहे बाई रोड आप कहीं जा सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है जब वो अयोध्या आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर रामलला की कृपा बनी रहे और उनके उद्देश्य की पूर्ति हो। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली
तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर लोग उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने लोगों से बातचीत की, देखिए। हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है और तमाम जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जब ये सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो उत्साहित है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? सर, हम पंजाब से आए हैं, लुधियाना से। दर्शन हो गए रामलला के? बस जा रहे हैं जी करने, जय श्री राम, दर्शन करने ही जा रहे हैं। आपको पता चला कि यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं आज के दिन? हाँ जी बिल्कुल। ये चीज़ हमें और उत्साहित करती है कि हम आज अपने प्रधानमंत्री से भी मिल पाएंगे। आप साथ में आए, आप लोग पंजाब से, क्या कहना है अयोध्या में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब राम जी के दर्शन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले कभी अयोध्या आई थी? जी, कभी भी नहीं आए, फर्स्ट टाइम है। आने के बाद पहली बार आए हैं, जब से रामलला आए हैं उसके बाद पहली बार आए हैं। और आज उस दिन आए हैं जिस दिन मोदी जी भी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, दर्शन करेंगे, तो क्या कहें? हाँ जी, बस कुछ नहीं, बस यही है कि आगे से आगे हमारा इंडिया जाता जाए। पहले भी हमारा बहुत ज्यादा हिंदू धर्म को जो इन्होंने, हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी राम बन के आए हैं। कहाँ से आप आए? हम पंजाब से। थोड़ा पीछे होइए आप लोग। तो देखिए, पंजाब से पूरा ये जत्था आया हुआ है, इसमें तमाम महिलाएं हैं। आप लोग मोदी जी से मिलना चाहते हैं, क्या वजह है कि आप लोग मोदी जी से मिलना चाहते हैं, कुछ बताइए। मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, जो आज तक कुछ नहीं कर पाए वो मोदी जी ने किया है। जो हम बताना चाहे, आप क्या किया है? जैसे सब कुछ उन्होंने किया है। We want मोदी अगेन। तमाम लोग जो अयोध्या आए हुए हैं, कोई पंजाब से, कोई गोरखपुर से, कोई गुजरात से, उनका यह कहना है कि उन्हें जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, रामलला के उससे पहले दर्शन करेंगे, तो ये लोग उत्साहित हो गए कि ऐसे दिन अयोध्या आए हैं जब रामलला के दर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता बाकी बचे 4 चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा और धौरहरा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। धौरहरा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले दावा करते हैं कि वे सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 वापस लागू करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पूछा कि विपक्ष वाले ये भी बता दें कि क्या वे सत्ता में आए तो राम मंदिर को अस्पताल में भी बदलवा देंगे। वो कह रहे हैं ये मोदी जो मुफ्त राशन दे रहा है, गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम इस योजना को भी खत्म कर देंगे। मोदी जो गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना चलाता है, ये कहते ये भी खत्म कर देंगे। मोदी जो वंदे भारत ट्रेन चालू किया है, बोले वो भी बंद कर देंगे। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि
और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? साथियों, बीते 10 वर्ष जो विकास कार्य हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मोदी इतना बड़े सपने लेके चलता है, इसलिए अब तक जो हुआ है ना, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के लिए तो ट्रेलर है, ट्रेलर। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव पूरे देश में हर एक गरीब को पक्का घर, शौचालय और नल से जल का फायदा पहुंचाया है, जबकि विपक्षी सपा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है, और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। खुलेआम तुष्टीकरण करने के लिए निकले पड़े हैं। इन्होंने अपना घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बना डाला है। साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने, इतना ही नहीं, खुद नेहरू जी ने 75 साल पहले जब संविधान बन रहा था तो साफ साफ कहा था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। और वहीं इससे पहले इटावा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सपा कांग्रेस के परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति पर हमला किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में एक चाय वाले के बेटे ने परिवारवादियों द्वारा स्थापित कुप्रथा को तोड़ दिया था। इससे पहले सिर्फ परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन साल 2014 में एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना। यही वजह रही कि उनकी सरकार ने गरीबों की असुविधा, उनके दुख को समझा और वंचितों के लिए विरासत रचने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता बीते लोकसभा चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर जा रहे थे, लेकिन जब 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बना तो कांग्रेस ने निमंत्रण भी ठुकरा दिया। सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने
प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। प्रभु श्री राम के बाद प्रधानमंत्री ने लीलाधारी श्री कृष्ण पर भी कांग्रेस सपा के दोहरे मापदंड पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब समुद्र के नीचे डूबी हुई द्वारिका में भगवान कृष्ण को मोरपंख अर्पित कर पूजा की तो इसका भी विपक्षी दल मजाक बना रहे हैं। इनको तो इतनी नफरत है। अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। अब एक कांग्रेस के साझादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? उनको पूजा भी नौटंकी लग रही है। मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं, और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा उतारेगा उतारेगा। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान के प्रचार का शोर आज शाम थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संपत्ति सर्वे, विरासत टैक्स, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आरक्षण, विकसित भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दों पर जोरदार तकरार देखने को मिली। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन 93 सीटों पर मतदान होना है उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीट, गोवा की 2 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों में 10 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से परषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर बनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक चुनावी मैदान में हैं। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं।
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सुले, मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से BY राघवेंद्र जैसे दिग्गज के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत तीसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण की इन्हीं 93 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। एनसीपी और जेडीयू को 3-3, टीएमसी और सपा को 2-2 सीट मिली थी और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें आई थीं। बसपा, आरजेडी और सीपीआईएम तीसरे चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहां दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान छठे चरण के तहत 25 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत के मद्देनजर तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अहमदाबाद में जहां रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया, तो धारवाड़ में रंगोली के जरिए मतदान का संदेश देने की कोशिश हुई। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयंसेवी समूह ने तो मध्य प्रदेश में दिव्यांगों ने भी इस पहल में हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग, गैर सरकारी संस्थाओं और नागरिक संगठनों की ओर से विभिन्न राज्यों में अभियान चलाए जा रहे हैं। सूरत में निर्विरोध निर्वाचन के बाद गुजरात की बाकी बची 25 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। इसके मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। मतदान फीसद बढ़ाने और युवाओं को वोट डालने के लिए जागरूक करने के मकसद से ये दौड़ आयोजित की गई। तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी गांव में 6ठी सदी के प्राचीन शैव मंदिर के प्रांगण के बाहर जगमगा रही ये रोशनी किसी पूजा कार्यक्रम के तहत नहीं, बल्कि मंदिर प्रांगण को रोशन करने वाले ये लोग निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसका मकसद मतदाताओं को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके वोट के महत्व के बारे में बताना है। अन्नीगेरी से कुछ ही किलोमीटर दूर उमाचागी गांव में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है। This village has low voter turnout in the polling booth here in the village. So to address that, we have planned a sweep activity to create awareness about what is the support system, what are the facilities in the polling booth and why they should vote. So we are educating them and motivating them to go and vote on 7th May, which is the Lok Sabha elections here in Dharwad. मतदाताओं को जागरूक करने का काम छत्तीसगढ़ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांट रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांगों के एक समूह ने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली, तो महाराष्ट्र के सांगली इलाके में स्थित सुंदर नगर के रेड लाइट एरिया में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। धारवाड़ से रवि धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले 2 चरणों में कम मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। कई सामाजिक व व्यापारी संगठन भी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनोखे प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में व्यापारी वर्ग ने अनूठी पहल की है। उद्योग एवं व्यापार महासंघ गुना के व्यापारियों ने मतदान करने वाले लोगों को विशेष डिस्काउंट देने के लिए स्कीम निकाली है। देखिए गुना से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और वोटरों को सहूलियत देने के लिए गुना में व्यापार और उद्योग महासंघ ने
अनोखी पहल की है। यहाँ पर डिस्काउंट जो है रखा गया है, 5 से लेकर 35% तक का डिस्काउंट यहाँ पर जो व्यापार उद्योग महासंघ है उसने यहाँ पर रखा है। तमाम दुकानें जो है दवाई से लेकर कपड़ों की दुकानें हैं और जो डेली नीड्स की दुकानें हैं उनमें ये डिस्काउंट रखा है संघ ने। और ये कोशिश की गई है कि जो यहाँ पर 7 मई को यहाँ मतदान है गुना में, और जो यहाँ मतदाता आएंगे मतदान करने के लिए वो प्रेरित हों ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही पोलिंग बूथ के आसपास क्योंकि धूप बहुत होगी इसलिए वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था और जलपान की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। क्या आपका ये कॉन्सेप्ट है और क्यों आपने ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं 7 मई की मतदान को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जिला प्रशासन चिंतित था, लगातार वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा था और व्यापार एवं उद्योग महासंघ के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन हुआ था। तो वहाँ पर हमसे सुझाव मांगे गए थे कि कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। उस पर से हम लोगों ने वहाँ सुझाव दिया कि हमारे पास तो सामान है, हम विक्रेता हैं, तो हम निश्चित तौर पे ये कर सकते हैं कि अपनी सामग्री पर हम कुछ न कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रस्ताव प्रशासन को पसंद आया और वहाँ पर उपस्थित हमारे 40 से 50 व्यापारियों ने तुरंत अपनी सहमति दी और गिफ्ट टैम्पर 5% से लगा के 30-35% तक डिस्काउंट 7 तारीख के लिए सबने अपनी सहमति से वहाँ पर लिखाया। केमिस्ट एसोसिएशन 4, 5, 6 और 7 4 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रही है 5% का। हमारी कुछ सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं हमने शहर में, वहाँ पे जो भी आदमी जाए अपना फोटो खिंचवा के लाए, मोबाइल में हमें फोटो दिखाए और 5% डिस्काउंट पाए। जितने भी हम व्यापारी हैं सभी लोग 25% में वैसे नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ दें तो हमने घर से और 5% एक्स्ट्रा और दे के लोगों को लुभाने के लिए, इससे कि लोग वोट करें, अपने उंगली पर निशान दिखाएं और 7 तारीख के दिन हमारे पास आएँ और हमको जितना होगा 30% तक हम उनको डिस्काउंट देंगे ही देंगे। जो भी कस्टमर आ रहा है हम तो कह रहे हैं भाई मतदान अवश्य करो, उंगली दिखाइए, 10% की फ़ायदा लीजिए। जागरूक तो होंगे लोग, क्योंकि डिस्काउंट कोई भी मिलता है तो लोग उसको थोड़ा सा अवेयर होके लेते हैं पॉजिटिवली। तो बढ़िया है अगर ऐसा कुछ ट्रेडर्स लोग कर रहे हैं अपने तरफ से एफर्ट्स। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, रिपोर्टिंग की पहली बार देखा है कि डिस्काउंट दुकानदार समिति दे रहे हैं। प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है, तमाम माध्यमों से वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। तो व्यापारी भी पीछे नहीं है और वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मई को मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, गुना, मध्य प्रदेश। और जम्मू कश्मीर में 5 के पंच पर आधी आबादी दम दिखाने के लिए तैयार है। यहां की 5 लोकसभा सीटों पर महिलाओं का वोट शेयर लगभग 49% है, यानी महिलाओं की 5 सीटों पर आधी आबादी निर्णायक भूमिका में है और इसके साथ ही अपने मुद्दों को लेकर ये मुखर भी हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी नजर आ रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में कुल 86,93,000 वोटर्स में से महिलाओं की भागीदारी 42,58,000 है। महिला वोटर की बात की जाए तो 5 संसदीय क्षेत्रों में अनंतनाग में सबसे अधिक 9.02 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा जम्मू में 8.52 लाख, उधमपुर में 8.44 लाख, श्रीनगर में 8.70 लाख और बारामूला में 8.56 लाख महिला मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 1999 से लगातार बढ़ता रहा है। ये 1999 में 28.55 से बढ़कर 2014 में 48.32% तक पहुंच गया था, लेकिन 2019 में मतदान प्रतिशत में 4.65% की कमी आई और 43.67% पर पहुंच गया। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से आधी आबादी में जोरदार उत्साह है। अभी फिलहाल तो हम यही उम्मीद करते हैं कि फीमेल्स के लिए एक रिक्रूटमेंट कोटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे औरतों को उतना जो है इनकम रिसोर्सेज जो हैं वो उतने प्रोवाइड नहीं है। वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे, जैसे मोस्टली मेल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें भी एक अलग से कोटा दिया जाए सो दैट कि हम आगे जॉब वगैरह कर सकें या किसी भी टाइप के काम जो हैं वो हम कर सकें। जम्मू कश्मीर की महिलाओं का मानना है कि अब उन्हें भी अपनी क्षमता दिखाने का सुनहरा अवसर मिला है। ज्यादा अधिकार मिले हैं जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी।
अब पहले जैसा था कि मिलिटेंसी भी थी तो लड़कियां इतना बाहर निकलती नहीं थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो कुछ तो लड़कियों का वो डेवलप हुआ ना, तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी महिलाएं राजनीति के साथ हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज, गांव और देश को भी दिशा देने का काम कर रही हैं। इसके अलावा वो मतदान को बड़ा अवसर बताती हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है महिलाओं को। काफ़ी जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं उन पे और महिलाएं खुश हैं। महिला मतदाता अब अपनी मर्जी से जनप्रतिनिधि चुन रही हैं और विभिन्न नेताओं के दावों और पहले किए गए कामों का विश्लेषण भी कर रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में वर्ष 2020 में डीडीसी चुनाव हुए थे। इसमें बम्पर वोटिंग हुई, 98% से अधिक मत पड़े। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी जमकर आहुति डाली। 5 से अधिक डीडीसी पर महिलाओं का कब्जा रहा है। महिलाएं आज बहुत जागरूक हैं। अब वह हर क्षेत्र में भागीदारी चाहती हैं और इसके लिए वोट की ताकत का महत्व जानती हैं। अब महिला मतदाताओं की इस ताकत किस दल को ताकतवर बनाएगी, ये देखना काफी अहम होगा। तो महिलाएं जो कि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका जिनकी कही जा रही है, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं अपने चुनाव में अपने जो प्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए। और इनका मानना है कि जिस तरह से लड़कियों को उनके हाथ मजबूत हुए हैं, उनको अधिक अधिकार मिले हैं और ये चाहती हैं कि ये क्रम जो है ये लगातार जारी रहे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, राजौरी। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता बाकी बचे 4 चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए और विपक्षी इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं एनडीए गठबंधन की तमाम चुनावी रैलियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम और तेलंगाना के आदिलाबाद और निजामाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जगन रेड्डी के शासनकाल में आंध्र प्रदेश की विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई। अमित शाह ने जगन रेड्डी के शासनकाल को तेलुगु भाषा के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। इस बीच भुवनेश्वर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे।
इस मौके पर महिला उत्पीड़न में ओडिशा नंबर 1 बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि महिला उत्पीड़न में दुष्कर्म हत्या में बीजू जनता दल के नेता भी शामिल हैं। आज खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेत बगैर पानी के हैं और ये 35% हमारा इरिगेटेड लैंड है। दिस हैज बीन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज हो चुका है। उसी तरीके से दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसान की आय उड़ीसा की सबसे कम है। लोएस्ट इनकम किसान की है तो कहीं और नहीं, वो उड़ीसा की है। और सबसे ज़्यादा पलायन भी, माइग्रेशन भी अगर हो रहा है, वह सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस द्वारा पीवी नरसिम्हा राव को उचित सम्मान नहीं देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान कभी नहीं दिया। तेलुगु विड्डा के नाम से इसी आंध्र प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, आंध्र प्रदेश की मां के कोख से पैदा हुए पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें पूरा सारे देश में सम्मान प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस ने जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए नहीं दिया। और उस तेलुगु विड्डा को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है और भारत रत्न से उन्हें हमने सम्मानित किया है। इंदौर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले ही आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह समेत कई अन्य आप नेता बीजेपी में शामिल हो गए। जनादेश डेस्क, टीडी न्यूज। और वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी चुनाव प्रचार का काम जोर शोर से चल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के सजापुर में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर आदिवासियों और मनरेगा मजदूरों को उनका हक दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहाँ पर उसका जिक्र करता हूँ। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जिनका पहला अधिकार, जमीन पर पहला अधिकार है। आपको आज यहाँ मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपए मनरेगा में दे देंगे। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वहीं दिल्ली में नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। किस प्रकार से भाजपा ने इस प्रकार की हरकतें की हैं कि उनको हक नहीं है करप्शन पे बोलने का। उसका इंटरेस्ट करप्शन ठीक करने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट करप्ट को अपनी पार्टी में लाने में है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर संदेश खाली की घटना को पैसे देकर सजाया गया करार दिया। तो वहीं नादिया के कृष्णनगर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, संदेश खाली बंगाल के लोगों को अपमानित करने के लिए ये किया गया। तो वहीं तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस उम्मीदवार थेगुल्ला पद्मा राव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मैनपुरी के करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लगाया। ये घटना सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की इस हरकत को अत्यंत निंदनीय बताया। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना की। नायक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर चढ़कर इन्होंने उसे कलंकित करने का काम किया, उसे निश्चित रूप से ये निंदनीय है। महाराणा प्रताप जी ने जो हमेशा देश के लिए संघर्ष किया और मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे झुकने का काम नहीं किया और देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन लगाया। इस प्रकार के राष्ट्रनायक का अपमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये राष्ट्रनायकों का अपमान भी समाजवादी करने से पीछे नहीं हट रही है। और कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पार्टी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक थी। त्यागपत्र देने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला के दर्शन की वजह से पार्टी के अंदर प्रताड़ित किया गया। राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर कटाक्ष करते हुए राधिका खेड़ा ने कहा कि हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं रामलला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं रामलला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं और अब से कुछ देर में वो रोड शो भी करेंगे। उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अयोध्या की पहचान है श्री राम, अयोध्या का मान है श्री राम और अयोध्या का सम्मान है श्री राम। और उसी अयोध्या की भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अयोध्या धाम। और आप देख सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज आपको बता दें काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। रामलला का दर्शन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ही, साथ ही साथ वो रोड शो में भी अब भाग लेंगे। अब से कुछ ही देर में उससे जुड़ी सीधी तस्वीरें जो सामने आएंगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। ऐसे में ये क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलला जिनका